Assalamu alaikum everyone. Welcome to your online class session. This is me, Professor Ashis Sajid, and today our topic is thermoregulation in plants and animal. ओके जी, इस चैप्टर के शुरू में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास होम्योस्टेसिस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज़ ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड वन इज़ एक्सक्रीशन एंड थर्ड वन इज़ थर्मोरेगुलेशन. हम ऑस्मोरेगुलेशन को वाइंड अप कर चुके हैं, एक्सक्रीशन को भी वाइंड अप कर चुके हैं. आज हम होम्योस्टेसिस का आखिरी और तीसरा कंपोनेंट पढ़ रहे हैं विच इज़ थर्मोरेगुलेशन. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है. थर्म मीन हीट एंड रेगुलेशन मीन इसको मेंटेन करना या रेगुलेट करना. तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोरेगुलेशन, या सिंपल ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बेशक ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन अपने उस ऑर्गेनिज्म ने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को या इंटरनल हीट को या बॉडी टेम्परेचर को एक रेंज के अंदर फिक्स करके रखना है या एक रेंज के अंदर रेगुलेट करके रखना है, तो उसे हम थर्मोरेगुलेशन कहेंगे. अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा इंग्लिश में कह दें तो हम कहेंगे एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कीप द बॉडी टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज इवन व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ वेरी डिफरेंट. अब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 2 तरह से जो है वो डिफरेंट हो सकता है. या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा या टेम्परेचर बहुत कम होगा. अब टेम्परेचर बेशक बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, एक ऑर्गेनिज्म ने अगर उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है तो उसने ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी है जिससे वो इन टेम्परेचर को बीट कर सके. ठीक है, या अपने बॉडी टेम्परेचर को उस टॉलरेबल रेंज मीन ऐसी हद जिस हद में वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, तो उस टॉलरेबल रेंज के अंदर अपने उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है. ठीक है जी. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है. तो सबसे पहले भी हमने कहा कि टेम्परेचर 2 तरह से वेरी कर सकता है, या तो हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा. अभी हम सबसे पहले हाई टेम्परेचर को देखेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल प्लांट ऐसी इन्वायरमेंट में है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आपको पता है इंजाइम एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम करते हैं. अगर इन्हें अपनी हद से ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो ये अपना काम करना छोड़ देते हैं और ऐसा छोड़ते हैं कि इनके एंजाइम का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं डी नेचर हो जाता है एंजाइम. तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम तो ऑब्वियसली डी नेचर हो चुका है, तो इट्स मीन एंजाइम काम करना छोड़ गया है. और जब एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे इट्स मीन कि आपके सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, और जब कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट को क्या होगा, नुकसान होगा. ठीक है जी. अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है जो एक प्लांट फेस कर रहा है टेम्परेचर हाई होने की वजह से. तो सबसे पहले अडॉप्टेशन क्या हुई कि वो इस हाई टेम्परेचर को बीट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन, या अपने जिस्म से पानी निकाल कर, जिसे हम एवेपोरेशन कहते हैं. और इस एवेपोरेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. तो पहला हमने अडॉप्टेशन क्या देखी कि अगर हम ट्रांसपायरेशन करवाएं तो ट्रांसपायरेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, कूलिंग इफेक्ट. अच्छा, अब ये तो एक स्ट्रेटजी वो प्लांट्स अपना सकते हैं जिनके आसपास पानी बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन करने के लिए आपको पानी चाहिए. ठीक है, जो कि रूट्स के थ्रू जो है वो पानी आएगा. मींस ये जो स्ट्रेटजी है ऐसे प्लांट्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके आसपास भाई पानी बहुत ज़्यादा है. लेकिन उन प्लांट्स का क्या होगा कि जिनके आसपास पानी भी कम है लेकिन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है. इट्स मीन कि उसने दोनों चीज़ों को देखना है, अपने जिस्म के अंदर कम पानी को भी महफूज करना है और आसपास की जो ड्राई इन्वायरमेंट है उसको भी कम्पीट करना है. तो वो क्या करते हैं कि सेकंड एडॉप्टेशन क्या होगी कि वो अपने स्टोमेटा को ही क्लोज कर देते हैं. जब एक तरफ उनके पास टेम्परेचर खड़ा है, मींस हाई टेम्परेचर एक तरफ है और दूसरी तरफ पानी को बचाना है, तो वो इन दोनों में से पानी को बचाना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं. इस वजह से वो अपने स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर देते हैं, और जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो वो पानी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, और जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो वाटर को आप इजीली स्टोर कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं. जो तीसरी एडॉप्टेशन है वो हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको हमने नाम दिया हुआ हीट शॉक प्रोटीन.
ठीक है। हीट शॉक प्रोटीन मीन ऐसी प्रोटीन जो हीट के या हाई टेम्परेचर के झटकों को बर्दाश्त कर सकती है, उन प्रोटीन्स का नाम है हीट शॉक प्रोटीन। या ये ऐसी प्रोटीन है जो हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है, या बेशक वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तब भी ये प्रोटीन इस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के काबिल है, या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो इस टेम्परेचर को ईजिली बर्दाश्त करती है। यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव भी अगर हो जाए तो वो इसको बर्दाश्त करती है। अब इनका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह काम करती हैं। देखिए, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, अभी हमने एंजाइम की बात की, एंजाइम का काम करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है और आपको पता है एंजाइम काम नहीं कर रहे या इवन वो डीनेचर हो गए, तो इन एंजाइम्स को बचाने के लिए ये जो प्रोटीन है ये एंजाइम को अपने जो है वो घेरे में ले लेती है या इस एंजाइम को कवर कर लेती है। अब ये जो पिंक कलर की मैंने आपको दिखाई, ये हीट शॉक प्रोटीन्स है। अब क्या करती हैं कि ये हीट शॉक प्रोटीन्स एंजाइम को कवर कर लेती हैं, और जब टेम्परेचर इंटर हो रहा होता है तो ये सिर्फ उतना ही टेम्परेचर पास ऑन होने देती हैं या इतनी हीट पास ऑन होने देती हैं जितनी एंजाइम को ज़रूरत होती है काम करने के लिए। तो जब एंजाइम सिर्फ उतनी हीट हासिल करेगा जितनी उसको ज़रूरत है तो इट्स मीन एंजाइम काम करेंगे, और जब एंजाइम काम करेंगे तो इट्स मीन के मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा, और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा तो इसका मतलब है प्लांट को फिलहाल कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये प्रोटीन जो है इनको हम क्या कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा हमने हाई टेम्परेचर से जो है वो निपट लिया है। दूसरा हमारे पास आता है लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम हो जाए तब क्या होगा। अब टेम्परेचर कम होगा, इट्स मीन कि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इन ठंड वाले टेम्परेचर को भी प्लांट्स ने बर्दाश्त करना है। अगर हम प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर एक और तय होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके बाद आपके पास साइटोप्लाज्म आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाहर ठंडा टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है तो इसका इफेक्ट सेल वॉल पे भी पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन पे भी पड़ेगा और साइटोप्लाज्म पे भी पड़ेगा। ये भी मैं आपको सिर्फ एक सेल की स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह तो अब सारे सेल, जितने ज़्यादा सेल हैं, तो भी हम सिर्फ एक सेल की स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं सेल वॉल की तरफ, जो हमारे पास सबसे बाहरी लेयर है जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। कहते हैं कि जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये क्रिस्टल्स क्या कहलाते हैं, आइस क्रिस्टल्स कहलाते हैं। लेकिन इन आइस क्रिस्टल्स का बन जाना भी सेल वॉल को ऐसा नुकसान नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल वॉल है वो ऐसा किसी साइटोप्लाज्म को फेस नहीं कर रही, या हम अगर इस सेंस में लें कि अगर सेल वॉल के अंदर आइस क्रिस्टल्स बन गए तो हमारे पास साइटोप्लाज्म को नुकसान होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल का काम सिर्फ बाहरी प्रोटेक्शन है और वो तकरीबन सब सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होती है या इजीली जो है हर एक को इजाज़त देती है। तो दैट्स वाई सेल वॉल के अंदर अगर आइस क्रिस्टल्स बन भी जाएं तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, और इस वजह से प्लांट भी इसके लिए ऐसा कोई एडॉप्टेशन नहीं बनाता कि आइस क्रिस्टल्स को सेल वॉल के अंदर बनने से रोका जाए, ठीक है। तो इस मीन सेल वॉल का हमें कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। आपको पता है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर लिपिड भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। तो जब लो टेम्परेचर होता है तो ये सबसे ज़्यादा हमें लिपिड तंग करते हैं। तो लिपिड कैसे तंग करते हैं कि ये लिपिड जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हमने कहा था कि हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ये होता है कि लिपिड एक फ्लूइड की तरह है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हुए हैं, ठीक है। बेशक वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, तो लिपिड आपके पास फ्लूइड है जो आपको फ्लूइडिटी जो है फराहम करता है। तो इट्स मीन कि जब लिपिड क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो इट्स मीन उसकी फ्लूइडिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और जब फ्लूइडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ अगर सेल में अंदर आना चाहती है या ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट है तो वो भी मुतासर होगा। तो इट्स मीन कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूट अंदर आना चाह रहा है और जो लिपिड के क्रिस्टल्स की वजह से जो है वो अंदर नहीं आ पा रहा, तो ऑटोमेटिकली प्लांट के सेल को नुकसान होगा। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड जब क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं जिससे उसकी फ्लूइडिटी या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को नुकसान पहुंचता है, तब प्लांट क्या एडॉप्टेशन करता है, प्लांट ये एडॉप्टेशन करता है कि लिपिड, आपको पता है हमने दो तरह के पढ़े थे, एक थे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो फैट की फॉर्म में होते हैं यानी सॉलिड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ऑयल की फॉर्म में होते हैं और लिक्विड होते हैं। तो एडॉप्टेशन क्या की जाती है, एडॉप्टेशन ये की जाती है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो अपने लिपिड कंटेंट को ट्रांसफर कर देती है फ्रॉम सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड,
ठीक है, मीन्स वो कुछ मुद्दत के लिए अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कंटेंट को ज़्यादा कर देती है, और जब वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में होगा या ऑयल की फॉर्म में होगा तो वो फ्लूइडिटी जो है वो फ्राहम करेगा। जितनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड का हमें एज सच कोई मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इट्स मीन कि अगर हम लो टेम्परेचर के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है अगर हम उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फ्लूइडिटी इफेक्ट नहीं होगी और ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड भी इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए सेल वॉल को हमने क्लियर कर लिया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मसला था उसको भी हल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास साइटोसोल के अंदर। जो हमारे पास साइटोसोल हैं यानी हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, अब ये भी चूंकि जाहिर सी बात है बाहर लो टेम्परेचर है, ये भी क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं जिसे हम आइस क्रिस्टल्स कहते हैं। और ये आइस क्रिस्टल्स आपको प्रोटोप्लाज्म में नजर आएंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जब न्यूक्लियस का फ्लूइड और सेल का फ्लूइड यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो आप इन्हें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब यूँ फर्ज करें कि ये मेरे पास जो है ये साइटोप्लाज्म है ब्लू कलर का, इसके अंदर ये पिंक कलर के आपको आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। जब साइटोप्लाज्म के अंदर ये आइस क्रिस्टल्स बनते हैं तो जब ये आइस क्रिस्टल किसी भी ऑर्गेनेली से टकराते हैं तो उस ऑर्गेनेली के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। इट्स मीन कि वो ऑर्गेनेली डैमेज हो गई है, वो कुछ देर तक फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, तो इससे हमारी ऑर्गेनेलिस को नुकसान होगा और जब ऑर्गेनेलिस काम करना छोड़ देंगे इट्स मीन आपका सेल जो है फारग हो चुका है। तो हम क्या कहते हैं कि आइस क्रिस्टल्स कहाँ पे बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म में बनना शुरू हो जाते हैं, और जब ये आइस क्रिस्टल किसी भी ऑर्गेनेली के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे परफोरेशन कॉज कर देते हैं या सुराख बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है ऑर्गेनेली की डेथ हो जाती है। ठीक है जी, तो अब इसके लिए अडॉप्टेशन क्या है? इसके लिए अडॉप्टेशन जो है वो आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ी थी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था कि हम फ्रीजिंग पॉइंट को किस तरह कम कर सकते हैं। तो यही मैकेनिज्म हम लोग साइटोसोल के अंदर अपनाते हैं। हम क्या करते हैं कि साइटोसोल के अंदर क्रिस्टल्स बनने से रोक देते हैं। अब वो कैसे रोकते हैं कि जब हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर स्लूड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो जब हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर स्लूड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं तो स्लूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर हम स्लूड कंपोजिशन चेंज कर दें तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। या इस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिक्विड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, तो जब आप उसके अंदर स्लूड ऐड कर देंगे तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, या वो -20 पे फ्रीज हो सकता है, -30 पे जो है वो फ्रीज हो सकता है। तो इस तरह अगर आप किसी चीज़ के अंदर भी स्लूड ऐड कर दें तो आप उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी सेल भी अपनाता है, और सेल क्या करता है कि अपने अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टल्स को बचाने के लिए ना बनाने के लिए अंदर स्लूड्स ऐड कर देता है। तो यही अडॉप्टेशन जो है वो हमने ओक के अंदर देखी है। ठीक है, ओक ट्री के अंदर यही जो हमने अडॉप्टेशंस हैं वो मैपल के अंदर देखी हैं, और यही अडॉप्टेशंस हमने रोज़ प्लांट के अंदर भी देखी हैं। तो इट्स मीन कि जब साइटोसोल स्लूड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देता है तो बेशक बाहर टेम्परेचर ठंडा भी ना हो, सुपर कूल टेम्परेचर क्यों ना हो, या उसके अंदर सुपर कूल जो है इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो इसको ईजिली बियर अप कर लेगा और क्रिस्टल्स नहीं होने देगा। ठीक है जी, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि बेशक आप लोग ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपना रहे हैं, प्लांट हाई टेम्परेचर में से भी गुजर गया है, लो टेम्परेचर में से भी गुजर गया है, बट एट द सेम टाइम आप यूँ समझिए कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक जो हमारे पास प्लांट है अगर आप उसको फ़ौरन एक ठंडे इन्वायरमेंट में ले जाएं, बाहर वो नॉर्मल इन्वायरमेंट है, और एकदम आप उसे ऐसे इन्वायरमेंट ले लें जहाँ पे वो ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब आप कहेंगे मैडम हमने इतने ज़्यादा अडॉप्टेशन पढ़ी है तो वो कोई भी एक में से अडॉप्ट कर ले तो वो बच जाएगा। ये सारी अडॉप्टेशन के लिए प्लांट को टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, जिससे आपको पता चलता है ना कि इन महीनों में अब सर्दी आने वाली है तो आप पहले से रजाइयाँ बाहर निकाल लेते हैं या अपने गर्म कपड़े बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपकी अडॉप्टेशंस है उस ठंडे इन्वायरमेंट को कम्पीट करने की।
इसी तरह ही जो प्लांट है वो अपने आप को तैयार करता है और उसको तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, महीनों का टाइम चाहिए। तो जब वो पर्टिकुलर टाइम आएगा ठंड का या गर्मी के मौसम का, तो वो उस वक्त तक अपनी बॉडी को तैयार रखता है, अपनी सेल्स को तैयार रखता है, ताकि अब हमने इस टारगेट से लड़ना है। तो अगर आप इसमें रैपिड चिलिंग कर देते हैं या एकदम उसको ठंडे इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि प्लांट को नुकसान होगा। और ये सारी जितनी हमने एडॉप्टेशंस पढ़ी हैं, इसके लिए टाइम रिक्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इधर ही हम इसको वाइंड अप करेंगे, थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के। एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो ये बात देखें कि एनिमल्स के अंदर हीट आती कैसे है, या वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास सोर्स है मेटाबॉलिक हीट, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का, कि हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू भी एनिमल हीट गेन करता है। प्लस कुछ और मेथड्स हैं उसके थ्रू भी हम हीट गेन करते हैं, और कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके वो थ्रू हीट को बाहर निकालता है। तो हीट गेन कब वो करेगा, जब जाहिर सी बात है बाहर ठंडा इन्वायरमेंट होगा तो वो हीट को गेन करने की कोशिश करेगा, और उसी हीट को बाहर कब निकालेगा, जब उसे पता चलेगा कि बाहर की इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हीट गेन करने के कौन से तरीके हैं, या तो रेडिएशंस हैं, शुआएं हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड या थर्मल रेडिएशंस। इसके थ्रू क्या होती है कि जिस्म के अंदर हीट दाखिल होती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। या हमारे पास सिंपल सोर्स कौन सा है, सनलाइट का। सनलाइट की रेज या बेशक आपकी बॉडी को डायरेक्टली हिट करें या इनडायरेक्टली हिट करें, इससे भी हीट जो है वो गेन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हीट लॉस का, कि हीट कैसे जो है वो आप बाहर निकाल सकते हैं। जिस तरह आपने रेडिएशंस अंदर की हैं, इसी तरह आपका जिस्म रेडिएशंस बाहर भी निकालता है। तो जब ये रेडिएशंस बाहर निकलेंगी तो ऑब्वियसली हीट भी लॉस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है हमारे पास हीट लॉस का, वो क्या है, इवेपोरेशन है। और इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। ये पिक्चर मैंने आपको शो किया जिसके अंदर एक एनिमल आपको नजर आ रहा है, और आप देखें कि इसके अंदर किस तरह से हीट बाहर भी निकलने का जरिया है और किस तरह हीट उसके जिस्म के अंदर एंटर भी हो रही है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन वगैरह पढ़ते हैं। तो फिलहाल आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जिससे आप ये पिक्चर इंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त।